हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे घटनासार करंट अफेयर्स मैगजीन की, जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स मैगजीन है, जिसमें अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 25 2022 तक का करंट अफेयर्स दे रखा है। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। आपने यदि वो ना देखा हो तो पहले उसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की। मतलब पिछले 5 से 6 महीने में जो भी यूपी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। यह पहल मीठी क्रांति मीठी क्रांति फिर से वही लिख दिया के अनुसरण में की गई है। उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांशतः मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेतों में बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। प्रसंस्करण बैन मधुमक्खी पालकों के शहद निकालकर और प्रसंस्करण लागत को कम कर देगी। शहद में मिलावट की गुंजाइश है क्योंकि प्रसंस्करण मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजों पर किया जाएगा। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलो तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। इस मोबाइल वैन की डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पेंजोखेड़ा में तैयार किया है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश का बखीरा उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसरण साइट घोषित है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्र भूमों की कुल संख्या कितनी होगी? 49। ठीक है, 49 अब वेटलैंड्स हो चुके हैं जो 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? 10। देश में 49, यूपी में 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्तर प्रदान करता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। यह भारत का 49वां रामसर स्थल है। अब हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट की बात कर ली जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं पर स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का 47वां स्थल था। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सोलानी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। यह आर्द्रभूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। फिर थोड़ा उन्होंने रामसर कन्वेंशन के बारे में बताया है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए थे। यह 1975 में लागू हुई थी। यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। बखीरा उत्तर प्रदेश और खिजड़िया गुजरात अभ्यारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश में संरक्षित आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? अब 49 हो गए हैं।
अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है। इनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे। पहला है ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव। तीसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। फिर चौथा है समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली। पांचवा है समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। छठा है पार्वती अरग्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा। सातवां है सरसई नवार झील, ये कहाँ है? इटावा में है। आठवां है सूर सरोवर झील, जिसको कीथम झील भी बोला जाता है, ये आगरा में है। नवा है हैदरपुर वेटलैंड और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि संत कबीर नगर में है। इस अवसर पर भारत की आर्द्र भूमि भौतिक रूप से अब अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जो पिछले एक दशक में आर्द्र भूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ। कितने? 7। 23 दिसंबर 2001 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एसपी सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से कहा आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया। नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स कहाँ हैं? एक आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर, प्रयाग, बनारस, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज गौतम बुद्ध नगर में है। भारत में NIXI के नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। भारत व रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, जिससे अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, का उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया। मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही DRDO की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर DTTC का शिलान्यास भी किया गया। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई है, जहां अगले 2 से 3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रति वर्ष तैयार हो सकेंगी। पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन ब्रह्मोस NG मिसाइलों का उत्पादन यहां किया जाएगा। इस इकाई से प्रति वर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया। 22,400 करोड़ की लागत से बने इस सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के द्वारा अब ये हमें याद करना पड़ेगा कहाँ बाराबंकी, फिर अमेठी, फिर अयोध्या, फिर सुल्तानपुर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर आजमगढ़, फिर मऊ, अब लखनऊ व गाजीपुर से जुड़ गए हैं। ठीक है, बाराबंकी से गाजीपुर। इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमान से ही इस एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग की। वायुसेना के सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
देश का तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहेगा। ठीक है, अभी दिल्ली से मुंबई इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तब तो वो हो ही जाएगा। अब 1350 किलोमीटर लंबाई वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके पश्चात मेरठ प्रयागराज के बीच अभी एक नया भी बन रहा है ना, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। ठीक है, मेरठ से प्रयागराज ये बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, कितना है 594 किलोमीटर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस साल हो सकता है मैचिंग बनाए, क्योंकि इतने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, कौन कितने किलोमीटर का है बन सकता है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन हो चुका है। मुगल सराय का नाम क्या हो चुका है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो चुका है। फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या, तथा मध्य प्रदेश में हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन कराने के बाद उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। 1889 में स्थापित इस रेल स्टेशन का नाम बदलने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के पश्चात प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दी गई है। दंदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम दंदूपुर रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम क्या होगा, माँ बराही देवी धाम। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब हो गया है माँ बराही देवी धाम। इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2021 होगा, दिसंबर 2020 में ही की थी। विविध औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात दांदूपुर का नाम 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के रटौल आम को, अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रटौल जो आम है इसको क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, अब 3-4 नाम लिख देगा, सफेदा, टपका और रटौल भी, कौन किसको जीआई टैग मिला है, तो रटौल आम को जीआई टैग मिला है। 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत, ये कहाँ का है, बागपत जिले के में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ये कहाँ है, चेन्नई में है। इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है, जहां इसकी उत्पत्ति होती है। रटौल एक गांव है, उसके नाम पर इस आम का नाम रखा गया है, जहां इसकी उत्पत्ति होती है। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। आम तो सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। ठीक है, रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 पीएच मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह आम बागपत जिले के खेकड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारिक और ये सब जो 5-6 जगह हैं 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश तथ्यसार, अब इन्होंने शॉर्ट में कुछ दे रखा है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ में किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, तो इसका नाम है सरधना कस्बा, सकला और कैली गांव। ठीक है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया है, तो जल संरक्षण में जल मंत्रालय इनको शीर्ष स्थान दिया है। चुनाव था, मतलब यूपी में बहुत चीजों में नंबर बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए क्या रखा है, अब इसका नाम हो जाएगा महाराजा सुलहदेव विश्वविद्यालय। ठीक है, हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की लॉन्च की खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, KYIC। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया, तो ये नेपाल एक ही कंट्री जो यूपी से टच होता है। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 340 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया।
12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो ये आजमगढ़ में बन रहा है। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? ये तो छठी है। अभी जब मैंने ये पढ़ाया था उसमें ये डिस्कशन हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद, तो कंगना रनौत को इन्होंने एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर 2021 में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ की लागत से नवनिर्मित किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया? तो ये 9 कहाँ बन रहा है? एक सिद्धार्थनगर में बन रहा है, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर, जौनपुर। एक दो बार देखना पड़ेगा, हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे, कौन है कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान में नदी पशुपालन कार्यक्रम, ठीक है, का शुभारंभ किया? तो ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में इस नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? तो अब इसका नाम हो गया अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो बनारस पहला शहर बन गया है जहां पर रोपवे सेवाओं से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये कुशीनगर में किया। काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका नाम है हे हुआंग ओमे ओके मेमोरियल पार्क। तो ये अयोध्या में ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, हे हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है? तो ये गौतम बुद्ध में करेगी। देश में 4, लेकिन उन 4 में एक गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया? तो ये गाजियाबाद था। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये नोएडा में बन रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित रखने पर क्या घोषणा की? इसका नाम अब हरिगढ़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अब ये तो सबको रट गया है, मेरठ में घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम अब क्या होगा? मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक है, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय हो जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण की? तो इकाना स्टेडियम पे शपथ ग्रहण की, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट है। देखिए 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की है? तो ये गलत दे रखा है, 48 है, ठीक है, ये 18 नहीं है, 48 है। इसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने इसी मैगजीन में 48 लिखा था, अभी इन्होंने यहाँ 18 लिख दिया है, तो एक बार देखना पड़ेगा इसको। 48 आप याद करके चलिए। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक दी गई है? तीसरी। 37.79% जनता अभी गरीब में, ठीक है, तो 37% लोग अभी भी गरीबी के नीचे हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ? तो 7। अब कुल मिला के यूपी में कितने हो गए? 8। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर।